टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव। हमारे साथ इस बार जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं शरद कोहली साहब, जो हमारे साथ स्टूडियो में। सर, आपका स्वागत है। और कोहली साहब जो हैं वो बहुत सारी ऐसी नई बातें इस बार बताने वाले हैं जो मैं भी टैक्स गुरु इतनी देर से एंकरिंग कर रहा हूं, जो मुझे नहीं पता है। राज की बात बताने वाले हैं। तो अगले आधे घंटे तक कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि इनकम टैक्स से जुड़ी कई सारे राज की बातें आप तक आने वाली हैं जो आपकी जेब पर असर डालेगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज शो में है क्या खास। दरअसल आपको हम आज बताएंगे कैश के बारे में। कैश नहीं, कैश के बारे में बताएंगे। आप गेस करते रहिए कैश आखिर होता क्या है। और खासतौर से वो लोग जिन्होंने पिछले साल के मुकाबले अपनी आमदनी काफ़ी घटाने का ऐलान किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने, उनको तो कैश का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। कैश क्या है ये भी शो में आपको बताएंगे, वरना आप इनकम टैक्स के पचड़े में फंस सकते हैं। एक और चीज़, कई लोग विदेश में रहकर पैसा कमा रहे हैं तो भारतीय, अब पूछना चाहते हैं कि क्या उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए क्या। बड़ा ही पेचीदा सवाल है, इसका जवाब भी आपको देंगे। और उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, खरीदने वाले हैं या खरीद चुके हैं, उनके लिए भी आपको खास तरकीब बताएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके नाम होने से पहले ही आप इनकम टैक्स छूट के हकदार हो सकते हैं। दरअसल इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। ये फैसला क्या है आपके लिए जानना है बेहद ज़रूरी। ये सारी बातें आज के शो में होंगी, लेकिन सबसे पहली बात जो मैंने आपको कहा था वो है कैश। कैश जो है वो CASH, कैश नहीं है, CASS है। क्यों कोहली साहब? तो कैश है, और कैश जो है बड़ा ही टेक्निकल मामला है और उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लोग अपनी आमदनी पिछले साल दिखाए होंगे। मान लिया जाए 1 करोड़ रुपए, इस साल दिखा रहे हैं 75 लाख रुपए। पिछले साल दिखाया 5 करोड़ रुपए, इस साल दिखा रहे हैं 3 करोड़ रुपए। तो जैसे आप पे दिखा रहे हैं ना, तो इस कैश का ख्याल रखिएगा। क्या है कैश, कैसे ख्याल रखें और इनकम टैक्स के नोटिस से कैसे बच सकते हैं, कोहली साहब ही बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोहली साहब जी बिल्कुल। जब कैश का आपने नाम लिया, मैं उसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। पहले कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिलेक्शन। मुझे लगा कैश को हम लोग श को स बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कैश बिल्कुल कंप्यूटर एडेड। और ये क्या है कि कुछ केसेस आयकर विभाग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए, डिटेल्ड पूछताछ के लिए निकालता है। ये तो हमें पहले से इस बात को जानते हैं। कुछ केसेस निकाले जाते हैं, कभी 5% होते हैं, कभी 2% होते हैं, कभी 3%। ये डिपेंड करता है कि उनको क्या उस टाइम पॉलिसी चल रही है वगैरह वगैरह। अब आपने जो बात कही वो बहुत काम की। हालांकि आपने सीधा 1 करोड़ और 5 करोड़ वालों के बड़े टैक्स पेयर्स के, पर ये छोटे टैक्स पेयर्स पे भी लागू होता है। जब भी आपकी इनकम में ये, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग का सीजन चल रहा है, जुलाई का महीना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पिछले साल के मुकाबले इनकम कम, मैं ये नहीं कहता लक्ष्मण कि दिखा रहे हैं, क्योंकि अब इनकम कम हो भी सकती है। अब ये तो नहीं है हर व्यक्ति हर वक्त हर साल 20-25% इनकम बढ़ाता ही जाए। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी इनकम वाकई में घट जाती है और कुछ कारणों से घट जाती है। वो कारण अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम पिछले साल के मुकाबले कम है तो आपको तैयार रहना चाहिए स्क्रूटनी के लिए। आपसे पूछताछ होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ये जानना चाहता है भाई ऐसा क्या हुआ। क्योंकि देखिए, तरक्की जो है जीवन का नियम है, ग्रोथ जो है वो एक नियम है। अब जब ग्रोथ से आप उल्टा गए तो डिपार्टमेंट जानना चाहता है कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि आपने कुछ छुपाया। कि मैं तो इसके बड़ा खिलाफ हूं। जब पैसे की आमदनी बढ़ रही तब तो आप पूछने आए नहीं, जो घट गई तब आप पूछने आए हैं, और वही पूछने आए गला दबाने के लिए। और जब बढ़ गई तो उनको लगता है ठीक है ये तो हमारे पास तो आ ही रहा है, हमारे हित में, उनके आ रहा है। पर जब घट गई तो वो जानना, क्योंकि देखिए क्या होता है, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। कुछ टैक्स पेयर्स, हमारे टैक्स गुरु के दर्शक तो कम से कम नहीं, पर कुछ टैक्स पेयर्स जो है वो कई बार कुछ शैतानी भी कर जाते हैं कि अपना कोई तरीका ऐसा ढूंढ लिया घटाने का। तो इसलिए डिपार्टमेंट इसमें सतर्क रहता है। तो पहले तो आप कैश का ध्यान रखिए। अब मैं 4-5 कारण बता देता हूं जिस कारण से भी आपके ऊपर डिटेल्ड, और बाय द वे स्क्रूटनी का प्रोसेस हम वैसे पहले हम बचा चुके हैं। स्क्रूटनी में आपके पास एक बड़ा डिटेल क्वेश्चनर आएगा, उसके बाद आपको जवाब देना है, फिर आपसे पूछेंगे, फिर जवाब देना, और फिर अंततः वो आपका असेसमेंट करेंगे। उसमें टैक्स बढ़ भी सकता है, जो आपने फाइल किया है वो स्वीकार भी किया जा सकता है। पहला केस आएगा लक्ष्मण कि मान लीजिए अगर आपने कहीं अंडर रिपोर्टिंग दिख रही है उसमें, यानी कि आपने आपके AIS में और आपके 26 AS में तो एंट्रीज आ रही हैं, पर आपके रिटर्न में कहीं पर वो रिपोर्टिंग नहीं है। तो अगर अंडर रिपोर्टिंग है तो ये मामला बन जाएगा स्क्रूटनी का। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है। केस ये आता है लक्ष्मण के बैंक में तो बहुत पैसा जमा है, पर इनकम घट गई है या इनकम उतनी की उतनी है। अब बैंक में जमा हो सकता है आपको किसी रिश्तेदार ने लोन ले रखा हो, उसने वापस कर दिया हो,
कोई बैंक में बड़ी फिक्स डिपॉजिट हो, मैच्योर हुई हो, कहीं से किसी पुश्तैनी पैसा मिला हो जो माफ हो, ये भी माफ इनकम भी आती है। परंतु अगर बैंक में बड़ा डिपॉजिट है और आपकी इनकम उतनी की उतनी है या वो घट गई है, तो ये फिर डिपार्टमेंट के कान खड़े करेगा। इस बात को नोट करके रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग जानबूझ के करते, मैं ये कह रहा हूं अगर ऐसा हुआ है तो आपको अपनी रिटर्न बहुत संभल के फाइल करनी चाहिए, उसके दस्तावेज, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी सपोर्टिंग आपको रखनी चाहिए। दूसरा, आप बार बार रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, यानी कि एक बार फाइल करी, फिर रिवाइज किया, अरे 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 ये तो रह गया, फिर ये बार बार रिवाइज करना भी डिपार्टमेंट के कान खड़े कर देता है, क्योंकि आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ मामला गड़बड़, कुछ दाल में काला है, और कभी कभी तो दाल ही काली होती है। खैर, हमारे टैक्स पेयर्स, हमारे टैक्स गुरु के दर्शक ऐसे नहीं है, ये हम जानते हैं, पर आपको एक नियम के रूप से बताना जरूरी है। दूसरा ये लक्ष्मण, कोई बड़ा लॉस आपने बुक कर लिया इस साल, एकदम से बड़ा लॉस है, लॉस सच में भी हो सकता है, मकान बेचने में हो सकता है, शेयर्स से हो सकता है, किसी और बिजनेस में लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस बुक करा है, ये भी एक कारण बन जाता है आपके ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक लेंस लगाने का। तो इन सब आप अब रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो मैं सबको सलाह ये दूंगा लक्ष्मण कि जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप पिछले साल के रिटर्न से एक दफे उसको कंपेयर करके देख ले, क्योंकि डिपार्टमेंट ने डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, और अब तो उसमें एआई भी यूज होता है, कि वो आपके पिछले 2-3 साल के रिटर्न से अपने आप कंपेयर हो जाता है, आपने भले ही ना कंपेयर किया। मतलब वो जानना चाहते हैं अचानक से आमदनी क्यों कम हो जाती है, ये देख रहेगा, तो पिछले साल का जो रिटर्न है उससे कंपेयर किया जाता है, उस डेटा कहते हैं। तो 3 बातों का ख्याल रखना। पहला, अगर आमदनी अचानक से बहुत ज्यादा कम हो गई है पिछले साल के मुकाबले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आप रडार पर हैं, आपको ये साबित करना होगा कि हमारी आमदनी क्यों कम हुई, कैसे कम हुई, इसका प्रूफ रखिए। दूसरा, बार बार इनकम टैक्स रिटर्न में फेरबदल करने से बचिए, और फेरबदल कर रहे हैं तो आपके पास वैध वजह होनी चाहिए। और तीसरा, अगर कोई बहुत बड़ा लॉस आपने बुक कर लिया है तो ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कान खड़े कर सकते हैं। और चौथा, अगर बैंक में बड़ा डिपॉजिट किया है परंतु इनकम नहीं बढ़ रही, हाँ, बैंक में बड़ा डिपॉजिट किया लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है, तब भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये चारों चीजों में कुछ गलत आप नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको शक की निगाह से देखेगा, तो उसके शक को दूर करने के लिए आपके पास दस्तावेजी प्रूफ होने चाहिए। राइट, बिल्कुल। मतलब आपसे जो करस्पॉन्डेंस शुरू होगी डिपार्टमेंट से स्क्रूटनी की, वो बहुत ज्यादा पसंदीदा नहीं होती, पसंदीदा वो जो सवाल पूछे जाते हैं बड़े अनकंफर्टेबल से होते हैं, तो इसलिए आप इन सब चीजों से बच के रहिए। नहीं बच पाते तो अपने पास ठोस सबूत रखिए। इस बीच कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं कानपुर। संजय कटियार साहब हमारे साथ हैं। संजय कटियार साहब, नमस्ते। नमस्कार, बताया जाए। जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं बहुत पुराना लखोटिया जी के समय से प्रोग्राम देख रहा हूँ। क्या बात है। और काफी कुछ सीखने को मिला आपका, मतलब मैं शायद ही कोई मिस करता हूँ प्रोग्राम। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे शो के बहुत पुराने श्रोता हैं। एक्चुअली मैं रिटायर हो गया हूँ, तो बहुत से लोगों का फ्री भी भरता हूँ मैं ITR। क्या बात है, देख के वाह वाह। तो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी डॉटर ने मिलाई एसेट S&P 500 ऑफ 50 ETF FOM में निवेश किया था। और ये अभी उसने रिडीम किया इसी साल, मतलब 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में, और उसमें करीब 16,000 रुपए कैपिटल गेन हुआ है जी। अब एक्चुअल में जो मैं सर्च कर रहा हूँ, मतलब गूगल में या कहीं से भी बुक से, तो उसमें अलग अलग ओपिनियन आ रही है। कई कुछ लोग कहते हैं कि ये डेब्ट फंड माना जाएगा, उसके हिसाब से जो आपकी स्लैब आती है टैक्स स्लैब उसमें लगेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1,25,000 का रिबेट इसमें नहीं मिलेगी और 12.5% लॉन्ग टर्म लगेगा। तो सर वो क्लियरिटी नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल। पहला काम तो आप ये टैक्स वैक्स का जो मामला है ना, गूगल, चैट जीपीटी, इन सब से बचिए, क्योंकि टैक्स गुरु जो है ना वो सबसे ऑथेंटिक है। मेरे पास बुक्स भी बहुत सी हैं। हाँ, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन यह है कि वो कंफ्यूजन दूर करें। टैक्स गुरु के जो एक्सपर्ट आते हैं ना, बहुत ही मजे हुए एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के। कोहली साहब, इनकी उलझन को दूर और मैं वही होता है कि आप ही सब जी। तो देखिए लक्ष्मण, कटियार साहब ने बहुत अच्छी बात करी, और उनकी बात से मैं इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे। जो लोग चैट जीपीटी, AI या गूगल से सर्च करते हैं, आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं आपको बताऊंगा इसमें दिक्कत क्या आती है। खैर, अभी पहले कटियार साहब की समस्या का समाधान करते हैं। कटियार साहब, इसमें जो आपको जो बाद वाली ओपिनियन मिल रही है वो ठीक है, क्योंकि 1,25,000 का जो रिबेट मिलता है इक्विटी के कैपिटल गेन पर, वो इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इसको नॉन इंडियन इक्विटी में किया है। ये S&P 500 आपने, ये तो S&P तो अमेरिका का है, आपको पता होगा 3 इंडाइसेस है अमेरिका में, S&P, डाउ और नैस्डैक। तो आप S&P 500 में किया है, फंड ऑफ फंड्स में किया है, तो ये भारत का नहीं है।
तो इसलिए इस पे आपको जो कैपिटल गेन 1,25,000 मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। होगा तो कैपिटल गेन ही, क्या बकायदा आप इसको कैपिटल गेन दिखाएंगे। और जो पहला वाला है ये मेरे हिसाब से एक मिनट, क्या बोला आपने कि जो बाहर वाले फंड में पैसा लगा तो उस पर हाँ, 25 का फायदा नहीं मिलेगा? भारतीय इक्विटी पर बेनिफिट है, क्योंकि ये S&P 500 इन्होंने अमेरिका का है, S&P 500 अमेरिका का है, इंडिया का नहीं है, तो इसलिए उस पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो आपने पहले वाला कहा था डेट फंड वाला, वो इस पे अप्लाई करता है, क्योंकि ये कैपिटल गेन की कैटेगरी में मेरे हिसाब से नहीं जाएगा। जो डेट फंड वाला है और 1,25,000 वाला है, वो वाला आपकी फाइंडिंग इसमें ठीक निकल गया। अब देखिए कटियार साहब ने फाइंडिंग करी, कुछ हिस्सा एक जगह रिप्लाई आया, कुछ हिस्सा दूसरी बार में आया, तो इसीलिए मैं इस पे चर्चा करना चाहता था। चैट जीपीटी, गूगल आदि से जो लोग टैक्स के जवाब ढूंढते हैं, इस पे लक्ष्मण ये जरूर एक बार डिस्कस करना पड़ता है। करेंगे हम। और तो अभी कुल मिला के आपका कहना है कि 1,25,000 वाला जो कैपिटल गेन्स में छूट मिलती है वो इनको नहीं मिलेगा। ये और इनको ITR कौन सा फाइल भरना होगा? इनको ITR 2 में जाएगा, क्योंकि कैपिटल गेन तो है ही है। ITR 2 में जाएगा और डेट फंड की जगह जो स्लैब रेट होते हैं, कटियार साहब आपने जो पहले ढूंढा था वो इस पे अप्लाई। हाँ, चूंकि इन्होंने बताया भी इनकी आमदनी 50 लाख से कम है और कुल कैपिटल गेन 16,000 का बन रहा है। जी। कटियार साहब कहीं कोई उलझन? हाँ, कोई ये भी कर सकते हैं कि अगर डेट फंड है तो हम अदर इनकम में ITR में नहीं दिखा सकते? नहीं होगा तो कैपिटल गेन में, क्योंकि डेट फंड को हम कैपिटल गेन में वैसे अदर इनकम में दिखा सकते हैं, क्योंकि बेसिक कैटेगरी कैपिटल गेन के दिखा सकते हैं। आप अदर इनकम में दिखा दे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट को क्या है कि इस पे जो फुल स्लैब रेट पे टैक्स आना चाहिए, अगर फुल रेट पे टैक्स आ तो मुझे नहीं लगता कि अदर इनकम में भी दिखाएंगे तो कोई इसमें ज्यादा समस्या आएगी। चलिए, कोई समस्या है तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस पे दिल्ली आ जाते हैं कानपुर से वापस, जहाँ से सुधीर कुमार गांधी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गांधी साहब नमस्कार। हेलो, हाँ नमस्कार सर जी, बताया जाए कहाँ उलझन है आपकी? हाँ सर, ये एक सबसे पहले तो CNBC आवाज का बहुत आभारी हूँ। बहुत सालों से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, सीनियर लखोटिया जी के टाइम से। क्या बात कर रहे हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे शो में से जुड़े रहे हैं काफी लंबे समय से आप। हाँ अच्छा, मेरी क्वेरी ये है कि मैंने फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो रिटर्न भरी थी उसमें हाउसिंग इनकम का जो लॉस था वो था लगभग 1,35,36,000 के आसपास जी। और अभी जो भरनी है उसमें बन रहा है लगभग 1,70,000 के आसपास जी। तो जो ये 2 लाख तक हम क्लेम कर सकते हैं, तो ये 30,000 जो है वो उस समय मैंने जो कैरी फॉरवर्ड किया था 1,35,000 के आसपास जी। उसमें से इधर 30,000 एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं? गांधी जी देखिए, जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होता है हाउसिंग का, पहली बात तो वो हाउसिंग इनकम के अगेंस्ट ही उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जो 2 लाख की आप बात कर रहे हैं, दो चीजें यहां पर आप दो अलग अलग चीजें जानना चाह रहे हैं। जो 2 लाख है वो सेम ईयर में अप्लाई करता है, यानी कि वो एक ही ईयर का होता है 2 लाख। पहली बात तो वो 2 लाख सेम ईयर का है। जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है उसको आप केवल हाउसिंग इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी दोनों के दोनों जो सवाल थे उसका जवाब मिल गया होगा। 2 लाख करंट ईयर पे अप्लाई करता है और ब्रॉड फॉरवर्ड खाली हाउसिंग इनकम पे अप्लाई करता है। गांधी जी कोई दिक्कत है तो वो हाउसिंग इनकम का ही, वो भी और इस साल वाला भी। हाँ जी, है हाउसिंग इनकम पर नियम जो है ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के, गांधी साहब, वो इस प्रकार के हैं कि आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को, हाउसिंग लॉस को हाउसिंग इनकम के अगेंस्ट ही कर सकते हैं। और जो इस साल 2 लाख वाला है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं नॉर्मल। हाँ, चूंकि है दोनों हाउसिंग का ही, लेकिन अलग अलग प्रावधान है, उसके तहत आपको करना होगा। चलिए गांधी जी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, होगी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक बाद बताएंगे आपको कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या घर खरीद लिए हैं तो इनकम टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आपको जरूरी नहीं घर आपके नाम पर हो। ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का एक बड़ा फैसला है, ये कैसे आपको फायदा पहुंचाएगा, ये पूरा फैसला है क्या, ये सारा कुछ आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो हमारे साथ स्टूडियो में। शरद कोहली साहब, लोगों के सवाल ने उससे पहले एक फैसला जिसका जिक्र आप कर रहे थे, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का फैसला है और घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत की बात है। क्या है माजरा, कहना क्या चाहता है ट्रिब्यूनल? बिल्कुल, मुंबई ट्राइब्यूनल का ये फैसला है। लक्ष्मण, होता क्या था कि जब आप मकान लेते थे खासकर बिल्डर के थ्रू, तो बिल्डर का एक कन्वेंस डीड होती है, CD बोलते हैं उसको, उसमें अक्सर डिले होती थी, जबकि बिल्डर और आपका एग्रीमेंट हो जाया करता था, आप पैसे भी दे बैठते थे। तो मुंबई ट्राइब्यूनल ने ये कहा कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी की, ये 2 शब्दों पे ध्यान देने वाली बात है, एनफोर्सिएबल और आइडेंटिफिएबल राइट्स है। मतलब आपने जो बिल्डर से एग्रीमेंट किया है उसके ऊपर बाध्य है। दूसरा,
आपकी जो प्रॉपर्टी, कई बार ऐसा होता है ना कि अपार्टमेंट बनेंगे, अभी आपको अपार्टमेंट नंबर बाद में बता देंगे, आपकी एक बुकिंग हो गई, ऐसा है फिर तो नहीं। पर अगर अपार्टमेंट नंबर वगैरह आपको पता है, आपको कौन से फ्लोर पे है, कौन सा फ्लैट है, कौन सा प्लॉट नंबर वगैरह, अगर ये पता लग गया है और आपने बिल्डर के साथ एग्रीमेंट कर दिया है और बिल्डर आपसे ये कह रहा है कि अभी कन्वेंस डीड नहीं हुई है, तो क्या आपको जो री इन्वेस्टमेंट का लक्ष्मण जो बेनिफिट होता है, जिसको पहले सेक्शन 54 कहते थे, अब 2025 के इनकम टैक्स एक्ट में उसको सेक्शन 82 कहते हैं, जो आपको 2 साल के अंदर खरीदना होता है, 3 साल के अंदर बनाना होता है, आपको याद आ गया होगा। तो वो सेक्शन 82 के अंतर्गत ट्राइब्यूनल के अनुसार उसको रिबेट मिल जाएगा, भले ही कन्वेंस डीड अभी बिल्डर आपको कह रहा है कि मैं अभी नहीं कर रहा हूं, पर क्योंकि आपने एक एग्रीमेंट कर लिया है, एनफोर्सिएबल और आइडेंटिफिएबल राइट्स आपके पास उस प्रॉपर्टी की है, तो आप सेक्शन 54 का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हैं। इस मुद्दे पर लक्ष्मण, अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रूलिंग्स जाएं, आपको दर्जनों के हिसाब से मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये एक और फैसला टैक्स पेयर्स के हक में आया है कि सेक्शन 82 का जो बेनिफिट है नए मकान खरीद के कैपिटल गेन को बचाने का, वो आपको बाकायदा मिलेगा अगर आपने बिल्डर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, भले ही वो कन्वेंस डीड को टालता रहे। और ये बड़ा अक्सर होता है, आपको मालूम है इस बात का। ये तो बड़ी राहत की बात है प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं लेकिन आपको एक कन्वेंस डीड नहीं मिला है, जी अभी नहीं हुई है आपकी, तो आप तब भी इनकम टैक्स छूट ले सकते हैं अगर आपका बिल्डर के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। तो आपको बिल्कुल इस डीड के लिए बहुत इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो जो फैसला देते हैं ट्रिब्यूनल का तुरंत लागू हो जाता है कि उसके लिए कोई नोटिफिकेशन इशू करना? नहीं, ये तो ट्रिब्यूनल इज लाइक अ क्वाज़ी कोर्ट। नहीं, तो जिस केस में फैसला दिया सिर्फ उसी केस पे लागू है कि सबके लागू? नहीं, होता क्या है कि जैसे ट्राइब्यूनल का फैसला आया, अब किसी व्यक्ति ने जब आगे क्लेम फाइल किया, मान लीजिए उसको सीआईटी अपील्स उस क्लेम को रिजेक्ट कर देता है, तो आप जब उसकी जिरह करेंगे तो आप ट्राइब्यूनल के फैसले को कोट करेंगे कि देखिए साहब, मुंबई ट्राइब्यूनल ने अभी ये फैसला दिया है। तो जो लोअर कोर्ट होता है वो उसको बाकायदा तवज्जो देता है। ट्राइब्यूनल खुद भी होगा, मान लीजिए किसी और जगह का, चेन्नई का ट्राइब्यूनल है, वो नहीं मान रहा, तो आप बोलिए साहब मुंबई के ट्राइब्यूनल ने मांग रहा। पर आपने बड़े पते की बात पूछी। पते की बात इसमें यह है कि कई बार मेरे पास ऐसे दर्जनों केसेस हैं जहां ट्राइब्यूनल टू ट्राइब्यूनल सेम मुद्दे पर अलग अलग निर्णय आए हैं। तो वहां पे क्या होता है? नहीं, वहां तो फिर आप अल्टीमेटली हाई कोर्ट जाएंगे। अब ये तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट उसको जिस तरीके से इंटरप्रेट करे। पर ऐसा होता है, मेरे पास दर्जनों के हिसाब से कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के केसेस हैं जहां मुंबई में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है, लखनऊ में कुछ और है, जयपुर में कुछ और है, और मुद्दा एक ही है। इस पे कुछ होना चाहिए। मुझे भी इस बात से बहुत सख्त एतराज है कि एक ही डिपार्टमेंट अलग अलग निर्णय एक ही मुद्दे पर कैसे, या तो डिपार्टमेंट तय कर दे कि नहीं हमारे लिए एक एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बहुत अच्छा सलाह, इसको आप टेकअप करिएगा। आपके पावर कॉरिडोर्स में आपके कदम वहां चलते हैं। आप भी बहुत जाते रहते हैं, लेकिन ये अच्छा मुद्दा है दर्शकों के लिए और टैक्स पेयर्स के लिए राहत की बात होगी। ऐसे तो फिर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें चल लेते हैं जरा श्री गंगानगर राजस्थान, जहां से जीके लड्ढा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लड्ढा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो मेरे एक मित्र हैं राजस्थान के लड्ढा हैं, वो तो चित्तौड़गढ़ के हैं, तो आप श्री गंगानगर के हैं। श्री गंगानगर में लड्ढा होते हैं? हाँ, हम अग्रवाल फैमिली में है सर। अच्छा, चलिए बताया जाए। धन्यवाद, आप हमारे शो में जुड़े हैं, आपका स्वागत है। बताइए क्या उलझन है? हाँ। कोहली साहब इंतजार कर रहे हैं आपके सवाल को सुनने के लिए। हमारा सवाल ये है सर कि मेरा बेटा यूएसए में जॉब करता है। वाह। तो पहले उसकी एफडी वगैरह की इनकम थी इंडिया में, तो हम उसकी आईटीआर फाइल करते थे जी। अब उसकी इंडिया में इनकम है नहीं, तो क्या हमें आईटीआर फाइल करना जरूरी है? लड्ढा साहब, वैसे तो कोई इनकम नहीं है और कहीं कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कोई उनके नाम एसेट भी नहीं है, तो टेक्निकली तो जरूरी नहीं है लड्ढा साहब फाइल करना। पर अगर आप फाइल करते रहना चाहते हैं कंटिन्यूटी बनाए के रखने के लिए तो कर सकते हैं। पर टेक्निकली अगर देखें तो अब क्योंकि उनकी ना यहाँ कोई एफडी है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई इनकम है, जनरली लोग रिफंड वगैरह के लिए फाइल करते हैं क्योंकि एफडी होती है तो उस पर टीडीएस कट जाता है, उसका रिफंड लेने के लिए। तो लड्ढा साहब, सीधा अगर मैं जवाब दूं तो जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से उनको अब जरूरी नहीं, भले वो एनआरआई हो या ना हो। हाँ, अब जरूरी नहीं, अब जरूरी नहीं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अब कमाने दीजिए, मौज करने दीजिए, है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर नजर रखिए, आप कमाएंगे तो ठीक है, बेटे कमा रहे हैं तो उनको खुश रहने दीजिए। चलिए इस वजह से लखनऊ चलते हैं, जहाँ से सुनील जैन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जैन साहब नमस्ते। हाँ नमस्कार। मेरे लड़के ने 3 अगस्त 2025 को आईटीआर नंबर 2 फाइल किया था, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक प्रोसेस नहीं किया। ओह, प्रोसेस नहीं किया, बड़ा मामला गंभीर है, डरे हुए हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। हाँ, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि मैं नेशनल सेविंग एजेंट हूँ,
मेरे इनकम टैक्स में पोस्ट ऑफिस टीडीएस काट लेता है, लेकिन अच्छा। उसने जो है 2025 का अभी तक रिटर्न नहीं फाइल किया, मतलब शो नहीं हो रहा ITR में और ये आपके 26 AS में। अच्छा, बाकी तो सब दोनों हो गया, 25 का नहीं हुआ, तो हर बार वो रॉन्ग रिप्लाई करता है डाक विभाग। ठीक है, कोहली साहब कोशिश करते हैं। जी हाँ, दोनों ही जैन साहब के सवाल शिकायत संबंधित है डिपार्टमेंट से। देखिए, पहले वाले में प्रोसेस नहीं हुआ है तो आप इसमें ई निवारण एक ऑप्शन है जैन साहब, आप वो ले सकते हैं, और इसके अलावा आप CPC में भी चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा CP ग्राम्स आपने सुना होगा, एक रीप्रोसेसिंग ऑप्शन भी आता है, वो भी आप डाल सकते हैं। उसमें 3-4 आपके पास ऑप्शन है, मुझे उम्मीद है उसमें तीनों चारों आप करके देखेंगे, कोई ना कोई कामयाब हो जाएगा। दूसरा आपने पूछा पोस्ट ऑफिस वालों ने TDS जमा नहीं कराया, ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक सरकारी संस्थान है। इसके लिए CPC TDS जो है उसमें आप एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं जैन साहब, क्योंकि जब तक वो जमा नहीं कराएंगे आपके 26 AS में तो वो शो नहीं करेगा, ये तो पक्का है। तो आपको एक तो उनके साथ फॉलोअप करते रहिए, और अगर वो फिर भी डिले कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है, पर किसी कारणवश डिले है तो आप इसको CPC TDS में मैटर को टेकअप कर सकते हैं। पर मैं आपको सलाह दूंगा, एक बार उस पोस्ट ऑफिस के जो हेड ऑफिस है, सारे पोस्ट ऑफिस हेड ऑफिस के अंतर्गत काम करते हैं, वहां पर एक जाके आप जो उनके अकाउंट्स हेड है उनसे जरूर मिले और कारण पता करें कि क्यों ये डिले है, क्योंकि अगर ये डिले रहा तो आपको जो टैक्स इनका कटा है लक्ष्मण, उसका इनको क्रेडिट नहीं मिलता। क्रेडिट नहीं मिलेगा, फिर रिफंड मिलने में दिक्कत होगी। बिल्कुल, वो तो टैक्स फालतू चला जाए। तो चलिए, तो इसको देख लीजिएगा, और फिर कोई दिक्कत हो, नहीं सुलझ पा रहा तो हम लोग कोशिश करें कोई रास्ता दिखाएंगे। फिलहाल ये कोशिश करके देखिए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। कोहली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का बेहद आसान भाषा में जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो आप हमें लिख भेजिए, इनकम टैक्स से जुड़ा सवाल होना चाहिए। लिखने के लिए आपको एक tax@moneycontrol.com का email ID है, इस पर भेजिए सवाल, अपना नाम लिख दीजिए, मोबाइल नंबर जरूर दीजिए, ताकि ऐसे ही सीधा आपको टैक्स गुरु से संपर्क करवा सके और आपके हर उलझनों को दूर कर सके। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।